हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से स्वागत है आपका बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो आज जो पॉइंट है कि हैलोजनीकरण क्या है। तो आप जानते हैं कि वर्ग 17 के तत्व में जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है उसे हैलोजन के नाम से जाना जाता है। तो हैलोजनीकरण क्या है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से कराई जाती है तो एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इसी को हैलोजनीकरण कहते हैं। जैसे मेथेन, एल्केन का जो पहला सदस्य मेथेन है, तो जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन Cl2 से कराते हैं यूवी अल्ट्रावायलेट किरण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन हट के वहां पे एक क्लोरीन जुड़ जाता है जिसका नाम हो गया क्लोरोमेथेन, और प्लस में एक Cl जो निकला, यहाँ से एक Cl और H बन के HCl निकल जाएगा। फिर जब इस प्रोडक्ट क्लोरोमेथेन की अभिक्रिया पुनः जब हम Cl2 से कराते हैं तो फिर क्या होगा, फिर इस क्लोरीन H परमाणु को हटा के वहां पर अपने जुड़ जाएगा और उस प्रकार से डाइक्लोरोमेथेन का निर्माण हो जाएगा। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप में जब पुनः डाइक्लोरोमेथेन की अभिक्रिया फिर क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो ट्राइक्लोरोमेथेन मतलब पुनः एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन परमाणु वहां पर जुड़ जाता है जिसे ट्राइक्लोरोमेथेन का निर्माण हो जाता है। अब जब ट्राइक्लोरोमेथेन की अभिक्रिया पुनः Cl2 से कराई जाती है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब कि चारों H परमाणु जो मेथेन के साथ थे वह हट के चारों तरफ से क्लोरीन परमाणु जुड़ जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन और HCl बनता है। इसी को हम हैलोजनीकरण कहते हैं, और नहीं तो दूसरी तरह से परिभाषित करके इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने का काम करता है। अगला जो पॉइंट है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जब कार्बन और हाइड्रोजन मिल के यौगिक का निर्माण करता है तो हम उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, उसमें क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन अनेक संख्या में मिलके भिन्न भिन्न यौगिक का निर्माण करता है, तो उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अब हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटा जाता है, एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यानी एल्केन के किसी भी सदस्य को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सारा का सारा जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच केवल एक बंधन पाया जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा भी पूछ सकता है कि एल्केन में कई बंधन होते हैं, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या बंधन होते हैं, तो एकल बंधन पाया जाता है। तो ये हो गया मेथेन, एथेन, इस प्रकार से कोई भी इसका एग्जाम्पल संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हो सकता है।
अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन पाया जाता है तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्कीन तथा एल्काइन का सभी सदस्य इसका एग्जाम्पल में हो सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में एथिलीन का प्रयोग किया है, तो एथिलीन में यहाँ कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बंधन है, इसीलिए यह असंतृप्त हुआ। और दूसरा है एथाइन, जिसको एसिटिलीन के नाम से भी जाना जाता है, तो यह इसमें तीन बंधन है, इसलिए भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। अगला है कि जीवाश्म ईंधन क्या है। तो वैसा ईंधन जो जीव के अवशेषों से, सजीव के अवशेषों से प्राप्त होते हैं उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। दूसरी भाषा में आप जीवाश्म ईंधन को, इसको हम अनवीकरणीय ईंधन भी कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसकी मात्रा सीमित हो, मतलब भविष्य में वो खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं या अनवीकरणीय ईंधन कहते हैं। वैसा ईंधन जो पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के अवशेषों से प्राप्त होते हैं उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, किरासन तेल हो गया, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन क्यों हुआ, काहे हुआ, क्यों नाम हुआ? देखिए, जब 50 हजारों करोड़ों वर्ष पहले पेड़ पौधे या जीव जंतु जब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं तो वह गर्मी के कारण और दबने के कारण वह ठोस रूप में जम जाते हैं, इसीलिए इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अब है और जीवाश्म ईंधन जिसको नवीकरणीय ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। तो वैसा प्राकृतिक पदार्थ जिसका भंडार असीमित है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे सोलर सेल हो गया, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सोलर सेल जो हम लोग काम करते हैं, तो सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होने वाला नहीं है, समाप्त होने वाला नहीं है, उसका असीमित भंडार है, इसीलिए वह क्या है, आपको अजीवाश्म ईंधन है। उसके बाद आपको सोलर सेल हो गया, बायोगैस संयंत्र हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, यह सब जो है अजीवाश्म ईंधन के उदाहरण है और इसका भंडार असीमित होता है, जो कभी समाप्त होने का चीज नहीं है। पवन चक्की हवा, हवा कभी समाप्त होने का चीज नहीं है। बायोगैस जो कि जानवरों के गोबर से बायोगैस प्लांट बनाए जाते हैं, वो कभी समाप्त होने का चीज नहीं है। उसके बाद आपको पवन ऊर्जा, पवन हवा समाप्त होने का चीज नहीं है, सभी क्या है, सोलर सेल, ये सब अजीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। अब आपको है कि पावर एल्कोहल, अगला पॉइंट जो है पावर एल्कोहल क्या है, जिसको शक्ति एल्कोहल भी हम कहते हैं। तो कुछ देशों में 20% एथेनॉल मतलब C2H5OH 20% और 80% पेट्रोल के मिश्रण का उपयोग वाहन को चलाने के लिए किया जाता है। उसी ईंधन को हम शक्ति एल्कोहल या पावर एल्कोहल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेथिलीकृत स्प्रिट या विकृतीकृत स्प्रिट या विकृतीकृत एथेनॉल क्या है। क्वेश्चन 3 है लेकिन जवाब उसका एक ही है। उसको कई भाषा में आपको पूछा जा सकता है, चाहे पूछा गया भी है, बहुत भी है क्वेश्चन है। तो क्या है कि एथिल एल्कोहल का जो प्रयोग हम करते हैं, अधिकांशतः पेय पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तथा इसके अलावे उद्योग धंधा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब उद्योग में एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है तो उसमें कुछ विषैले पदार्थ को उसमें मिला दिया जाता है, जिससे वह अल्कोहल पीने के योग्य नहीं रह जाता है। उसी प्रकार के अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल को हम मेथिलीकृत स्प्रिट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, विकृतीकृत स्प्रिट या विकृतीकृत एथेनॉल भी कहते हैं। मतलब क्या है कि एथेनॉल का प्रयोग जब हम फैक्ट्री में करते हैं, उद्योग धंधा में करते हैं, तो उस एथेनॉल में कुछ विषैला पदार्थ को मिला दिया जाता है, जिसके कारण वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। इसी प्रकार के मतलब उद्योग में जो प्रयोग किए गए एथेनॉल होते हैं वो बाद में पीने के लायक नहीं होता है। उसी एथेनॉल को हम विकृतीकृत स्प्रिट कहते हैं। अगला जो पॉइंट है कि स्टरीकरण क्या है। स्टरीकरण क्या है, एसाइलेशन। तो सांद्र H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र, सांद्र कहने का मतलब कि उसमें पानी की मात्रा नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए, उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से कराई जाती है तो एस्टर बनता है। इसी अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। अब यहाँ देखिए CH3 बॉन्ड COOH, यह एसिटिक अम्ल का सूत्र है और इधर से एथेनॉल से अभिक्रिया करता है, तो एथेनॉल का OH प्लस एसिटिक अम्ल का H मिलके जल का निर्माण H2O अलग हो जाता है, तथा CH3 डबल बॉन्ड O के साथ C2H5 जुड़ जाता है। इसी को एथिल एसीटेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। आप जानते हैं कि एस्टर का जो सूत्र होता है RCOOR होता है, इसीलिए यहाँ एस्टरीकरण इसको कहा गया है। अगला जो पॉइंट है कि साबुन क्या है। जो साबुन जो हम सौंफ जो स्नान करने के लिए या कपड़ा धोने के लिए उपयोग करते हैं, वह साबुन क्या है। तो साबुन जो है उच्च वसा अम्ल के सोडियम लवण को हम साबुन कहते हैं, जिसका सूत्र है Na के ऊपर प्लस O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 होल 16 बॉन्ड CH3। यह साबुन का सूत्र है। अगला पॉइंट है अपमार्जक। तो उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न को सोडियम लवण को अपमार्जक कहते हैं। अर्थात उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण को हम क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं, जिसका सूत्र है CH3 बॉन्ड CH2 होल 10 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड SO3 बॉन्ड Na के ऊपर प्लस। यह क्या है, अपमार्जक का सूत्र है। उसके बाद एक काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो साबुन और अपमार्जक में सबसे पहला अंतर यह है कि उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण को हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। मतलब उच्च वसा अम्ल के सोडियम लवण को हम साबुन कहते हैं, जबकि उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण को हम अपमार्जक कहते हैं। ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर है कि
साबुन जो होता है कठोर जल में अच्छे प्रकार से झाग नहीं बनाता है, जिससे कपड़ा धुलाई कठिन होता है। लेकिन जो यह अपमार्जक है यह कठोर जल में भी झाग बनाता है और अपमार्जक के द्वारा धुलाई कार्य कपड़े का जो धुलाई है बिल्कुल आसानी से हो जाता है। यही दो अंतर जो है आपको साबुन और अपमार्जक में है। इस प्रकार से आप अपमार्जक और साबुन में अंतर बता सकते हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते रहिए बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।